सबसे बड़े आतंकवादी संगठन हैं, सबसे बड़े, तो वो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सब आतंकवादी संगठन मेरे ऊपर केस करें ताकि मैं ये बात अदालत में साबित करके दिखाऊं कि यही सबसे बड़े आतंकवादी संगठन। ये लोग ये कह रहे हैं कि हम भारत का संविधान जलाएंगे, ये इन्होंने जलाया भी। तो हिंदू राष्ट्र यदि बनाया जाएगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान, ये बात सब समझते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी का होगा। उसके बाद मुसलमानों का, सिखों का और बौद्ध का नंबर आएगा और उसके बाद ओबीसी का नंबर आएगा। तो इस समय मैं देश के सबसे बड़े वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक न्याय की बात करने वाले महमूद प्रचा साहब के साथ हूं और आज एक बहुत बड़ा केस इनके फेवर में आया है। हाथरस कांड में एक केस था दरअसल, और उस केस को उत्तर प्रदेश से दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि महमूद प्रचा साहब की ये बहुत बड़ी जीत है। आइए सीधे आप रूबरू कराते हैं उनसे। प्रचा जी, क्या है पूरा मामला और क्यों आप इसे बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं? देखिए, हमारे जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के, मुस्लिम समाज के, ओबीसी समाज के साथ और दूसरी माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादती, जुल्म, अत्याचार कैसे होता है, क्योंकि जो लोकल लेवल पे होता है, प्रशासन, पुलिस और यहाँ तक कि न्यायालयों पे भी इन दबंगों का, इन आतंकवादियों का एक तरह से वर्चस्व होता है उस इलाके में। तो उस इलाके में कोई 100 में से 0% भी चांस नहीं होता कि उनके सामने, उनकी दबंगई के सामने खड़ा हो सके। जैसे ये राम स्नेही जी का केस है, वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ये उसी हाथरस में रहते हैं जिसमें आपने वो हमारी एक बच्ची का कांड देखा जिसका ट्रायल वहाँ चल रहा है। मुझे सोच सोच के डर लगता है कि किस हालात में वहाँ ट्रायल चल रहा होगा। जिनकी इनकी खुद की प्रॉपर्टी छीनने के लिए गांव के जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के दबंग थे, उन्होंने इनके ऊपर हमले किए। ये कानून कोर्ट से केस जीत गए अपना, तब इनको जान से मारने की कोशिश की और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इनके पूरे परिवार को एकदम इतना मार दिया गया कि वो मर ही जाते। उसके बाद उनको वहाँ से छोड़ के भागना पड़ा। तो उनकी ज़मीन पे कब्जा करके और उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनवा के और इनको सज़ा करवा देते झूठे मुकदमों में, क्योंकि ये तो वहाँ जा ही नहीं सकते थे पैरवी करने अपनी, जाते तो वैसे मार दिए जाते जी। ये एक मोडस ऑपरेंडी रहता है, जैसा कि आप दूसरे भी, चाहे मुस्लिम समाज के हों या दूसरे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके साथ देखते हैं। जैसे अभी ये 2 जो मॉब लिंचिंग हुई है, जिसमें जिंदा जला दिया गया 2 मुस्लिम नौजवानों को, तो वो उनके सामने, गुंडों बदमाशों के सामने खड़े ही नहीं हो पाएंगे, ना पुलिस साथ देती है ना कोई साथ देती है। तो उसके लिए एक जो ये तरीका है कि वो केस ही वहाँ से ट्रांसफ़र करके किसी दूसरी जगह पर ले जाया जाए, दूसरी स्टेट में लिया जाए। क्योंकि इस केस में तो हमने चीफ सेक्रेटरी तक को भी लेटर लिखा था, तब भी SC/ST एक्ट की किसी भी धारा का पालन नहीं किया। तो यूपी के सभी अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी साहब तक SC/ST एक्ट के तहत ये दोषी हैं। इसमें कथित तौर पर उत्तर प्रदेश में रामराज है। नहीं, अब कथित तौर पे है या नहीं है, इस बारे में तो मैं नहीं कहना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारत में संविधान का राज होना चाहिए, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है। चाहे संविधान के हिसाब से काम हो, आप चाहे उसे किसी चीज़ का भी नाम दे दें, सिवाय हिंदू राष्ट्र के, क्योंकि हिंदू राष्ट्र जो है उसके डिक्लेयर्ड आइडियोलॉजी एक आ चुकी है। वो ये है कि भारत का संविधान खत्म करना है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है। मनुस्मृति जला के बनाया था, उसी मनुस्मृति को दोबारा लागू करना है और भारत का संविधान जलाना है। ऐसा इस सोच के अलावा किसी भी नाम को दें आप, भारत के संविधान के हिसाब से इंसाफ और बराबरी की तरीके से सब काम होने चाहिए। तो ये एक हम अपनी बड़ी विक्ट्री इसलिए कहा जा रहा है इसे कि अब जो वो दबंग हैं इलाके के, उस क्षेत्र के, जहाँ की पुलिस प्रशासन सब कुछ उनके कब्जे में है, अब उनको ये सोचना पड़ेगा, ऐसे हर एक आतंकवादी को, ऐसे हर एक दबंग को, ऐसे हर एक मनुवादी को, कि अगर कल को मेरा केस यहाँ नहीं चला और किसी और जगह चला तो वहाँ तो मेरा इतना वर्चस्व नहीं होगा। वहाँ अगर न्याय होने लगा तो मुझे फांसी चढ़ना पड़ेगा, मुझे 10 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा, उम्र कैद तक हो सकती है। अभी तक आतंकवाद या आतंकवादी शब्द का प्रयोग मुसलमानों के संदर्भ में किया जाता रहा है, लेकिन आपने इसका कई बार प्रयोग RSS के लिए, BHP के लिए, बजरंग दल के लिए, BJP के लिए किया है। तो आपको डर नहीं लगता है? नहीं, सच कहने से क्या, डर मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। डर मुझे ऊपर वाले से लगता है। डर मुझे भारत के संविधान कि हर एक नागरिक ने भी शपथ ली होती है, इससे लगता है कि कहीं मैं अपनी शपथ से भटक ना जाऊं। सच को सच ना कह के मुझे ऐसे लगता है, मेरा मज़हब भी जो है, धर्म जो है इस्लाम, वो भी सिखाता है कि अगर मैं मजलूमों के साथ खड़ा नहीं हुआ, अगर मैं सच को सच नहीं कहूँगा, तो मुझे अल्लाह से डर लगता है।
तो सच कहना तो हमारे धर्म में सिखाया गया। बाबा साहब ने भी सच सिखाया। बाबा साहब को मारने की कितनी साजिशें हुई, बाबा साहब को ख़त्म करने की कितनी साजिशें हुई, लेकिन क्या वो कभी भी सच बोलने से पीछे हटे? यहाँ तो मैं वही यहाँ मैं ताकत एक हमारी- चीज़ क्लियर कर दूं कि प्राचा साहब ने जो केस लिया है वो किसी मुस्लिम का नहीं है, वो एक हिंदू का केस था। हिंदू जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल टेलीविज़न में या हर जगह हिंदू मुसलमान करके बांटा जा रहा है, लेकिन प्राचा साहब में वो जीन, वो डीएनए नहीं है कि व्यक्तियों को, समाज को हिंदू मुसलमान की नज़र से देंगे। प्राचा साहब, मजलूम और जो है जुल्म करने वाले, हम तो जालिम और मजलूम की नज़र से देखते हैं। पीड़ित और प्रताड़ना करने वाले जो वो होते हैं उनकी नज़र से देखते हैं, और कोई हमारे बीच में डिवाइड है ही नहीं। ये हमारी बैकग्राउंड है, ये हमारी अपब्रिंगिंग है। बाकी लोग जो धर्मों में बांटते हैं, आतंकवाद को भी, या एक नैरेटिव चलाना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि भारत देश में तो कम से कम आज अगर कोई सबसे बड़ी आतंकवादी घटनाएं कोई कर रहा है, सबसे बड़े आतंकवादी संगठन हैं सबसे बड़े, तो वो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सब आतंकवादी संगठन है, क्योंकि भारत की धरती को आतंकवाद से ग्रसित करने में इनका सबसे आप बड़ा- पर भी केस हो जाएगा। आरएसएस ने भी 3 चैनलों पे केस दर्ज करा दिया। मैं वेलकम करता हूं, मैं साबित करूंगा। ये तो मैं, इसके लिए तो मैं करबद्ध नम्र निवेदन कर रहा हूं, मेरे ऊपर केस करें, ताकि मैं ये बात अदालत में साबित करके दिखाऊं कि यही सबसे बड़े आतंकवादी संगठन है भारत के लिए। कहा जाता यही है सबसे टेररिज्म या टेररिस्ट की, आतंक की, आतंकवाद की परिभाषा या डेफिनेशन अभी तय नहीं हुई है, नहीं, अभी तय- यूएन में भी तय नहीं हुई है, लेकिन हालांकि लोगों को घोषित कर दिया जाता है। आपने इसका अब जो इस्तेमाल है इन लोगों के, मनुवादियों के लिए करना शुरू कर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी खतरा हो सकता है। नहीं, मेरे लिए तो अमित शाह जी मुझे मारने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। मेरे ऑफिस में रेड भी कराई, और वैसे भी बहुत सारे लोगों को एंगेज कर रखा है कि अब हमारे ही अपने जो मुस्लिम लगते हैं उन लोगों को भी एंगेज कर लिया है। वो भी बहुत सारी धमकियां दे रहे हैं मुझे, तो वो मारने के लिए तो मुझे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, उससे मैं डरता नहीं हूँ। मैंने अभी बताया आपको, आतंकवाद जो है हमारे देश में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में टेररिस्ट एक्टिविटी का, टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन है। और आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद, ये जितने भी संगठन हैं ये उसकी डेफिनेशन में पूरी तरह आते हैं, ये 100% उसकी डेफिनेशन में आते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ ना कि अगर ये मेरे ऊपर केस करेंगे तो मैं इनका धन्यवाद करूंगा, मुझे एक मौका मिलेगा ये साबित करने का कि ये असल में एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी आ जाएगी उसके लिए। तो मैं ये चाहता हूं। यूएपीए में संशोधन के बाद कहा जाता है किसी पर आरोप भी लग जाए, आतंक का आरोप भी लग जाए, तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है उसमें। होनी भी चाहिए ना, इसीलिए आज इन सब लोगों की गिरफ्तारी होनी लेकिन चाहिए। आपने आरोप लगाया लेकिन गिरफ्तारी उनकी नहीं होगी, लगता है आपको? क्योंकि जो मनुवादी मानसिकता के भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सब आरएसएस और बीजेपी के मनुवादी संगठनों ने अपने कब्जे में कर रखे हैं। वरना आप खुद बताइए, सबसे बड़ा आतंकवाद का जो 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 एक्ट है वो क्या है? भारत देश के खिलाफ बगावत करना, वेजिंग वॉर, देशद्रोह में आता है। देशद्रोह में आता है। ये सबसे बड़ी आतंकवाद की घटना है। क्या है ये? क्या कह रहे हैं ये लोग? कोई मना कर रहा है इस बात को कि ये लोग ये कह रहे हैं कि हम भारत का संविधान जलाएंगे? ये इन्होंने जलाया भी, इन्हीं संगठनों ने जलाया, इसी पार्लियामेंट से। गोडसे की मूर्ति बना दी। सुनिए सुनिए, गोडसे की मूर्ति की बनी आ रहा, मेरी बात सुन लीजिए। आतंकवादी कैसे हैं? भारत का संविधान के खिलाफ बोलते हैं सब, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कराने की बात करते हैं। मनुस्मृति लागू कराने की बात करते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र होगा वो मनुस्मृति से चलेगा। यही तो आतंकवाद है, सबसे बड़ा आतंकवाद है। उसके लिए क्या कहते हैं ये सुरेश चौहान के और दूसरे लोग? मरेंगे और मारेंगे, कह रहे हैं ना, ये मारने तक की बात कर रहे हैं। और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हों या दूसरे कितने भी लोग हों, उनकी गर्दन काटने के लिए पैसे अनाउंस करते हैं। ये कहते हैं कि हम क्रिश्चियंस को, मुसलमानों को, सबको मार देंगे। ये सब कह रहे हैं ना ये लोग। यही तो आतंकवाद की डेफिनेशन है। सेक्शन 15 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, हमारे सभी दर्शक आपके पढ़ लें। अब इसमें मैं गलत क्या कर रहा हूँ? इसीलिए मुझ पर केस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये बात अदालत में साबित कर दूंगा। प्राची साहब, अब मैं आता हूँ एक महत्वपूर्ण केस पर जिसमें बहुत सारे मुसलमान, देश के मुसलमान आस लगाए बैठे हैं कि नासिर जुनैद हत्याकांड में पीड़ितों को इंसाफ कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। लोग पशोपेश में हैं। मैं पहले आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि आस लगा के सिर्फ मुसलमान नहीं बैठे, मेरे बराबर में खड़े हैं राजेश जी, ये तो मुसलमान नहीं है ना। इनसे पूछ लीजिए ये इस बारे में क्या आस लगाए बैठे, पहले इन्हीं से पूछ लीजिए। पूछिए इनसे, मैं राजेश स्पष्ट जी कर दूं, खड़े हैं जिसके अंदर भी संवेदना है, मानवता है, वो इसमें आस लगाए बैठा है। हालांकि मैंने मुसलमानों को इसलिए कहा वो कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर जा रहे हैं, और उस संदर्भ में मैंने एक कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन देखिए, किया। जो लोग जा रहे हैं उनसे आपने अब सबका धर्म नहीं पूछा,
आप जाके टेस्ट कीजिए, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के सबके लोग जा रहे हैं वहाँ, सब चिंतित हैं, क्योंकि ये भी संविधान पे हमला है ना। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही तो ये सब काम हो रहा है। तो हिंदू राष्ट्र यदि बनाया जाएगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान, ये बात सब समझते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का होगा। उसके बाद मुसलमानों का, सिखों का और बौद्ध का नंबर आएगा, और उसके बाद OBC का नंबर आएगा। सबसे ज़्यादा नुकसान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार है जी। राजेश जी, जो हुआ जुनैद और नासिर के साथ, आप कैसे देख रहे हैं उसे? ये संविधान के खिलाफ जाके हुआ है, और ये जो बात चल रही है कि लगातार जो गोरक्षा दल है या बजरंग दल है, ये लोग लगातार इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं भी सर के साथ जब से जुड़ा हूँ, सर ने मेरा केस देखा है, मुझे बहुत मजबूत किया है लीगल तरीके से, और मुझे बहुत सपोर्ट करी है, क्योंकि मैं भी एक छोटे से क्षेत्र में रह के अपना जो रेगुलर की ज़िंदगी है, लाइफ वही बिता रहा था। लेकिन जब मेरे साथ खुद उत्पीड़न हुआ तो मुझे कोई ऐसा वकील नहीं मिल रहा था जो मैं मजबूती से मेरा केस कोर्ट में रख सके। लेकिन जब से सर से जुड़ा हूँ कि कोर्ट में बात रखने के साथ साथ मुझे इतनी मजबूती मिली है कि मैं अब अपनी जो भी बात है पुलिस के समक्ष हो, चाहे किसी अधिकारी के समक्ष हो, बिल्कुल कानूनी तरीके से रख पाता हूँ। रही बात जुबैर और नासिर की, जो आप बात कर रहे हैं, तो जो अथॉरिटी है, पुलिस अथॉरिटी, जैसा कि बात चल रहा है कि उनको अभी तक जो मोनू है माने सर, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं खुद ऐसी सोच रखता हूं कि जब भी इस तरह की एट्रोसिटीज़ होती है तो ये लोग अपनी दबंगी दिखाने के लिए वीडियोग्राफी जरूर करते हैं, और बाद में अपने ग्रुप में या अपने लोगों में शो करते हैं। तो जब उसका नाम उठा है तो मुझे लगता है पुलिस को सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए था, उनको अरेस्ट करना चाहिए था, और उनके जो भी मोबाइल हैं वो सब रखने चाहिए थे। क्योंकि हो सकता है वो वीडियो डिलीट करी गई हो, या वो वीडियो डिलीट कर दी जाए, या डिलीट की हम रिकवर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था। लेकिन ये सारा बिल्कुल एकदम दरकिनार करके पता नहीं किस मानसिकता के हिसाब से काम करते हैं। जब देश में संविधान है और पुलिस वाले एक पढ़े लिखे ऑफिसर हैं, वो किसी के दबाव में काम नहीं कर सकता। हम स्वतंत्र की बात करते हैं कि भारत देश आज़ाद है, तो वो भी स्वतंत्र है क्योंकि वो पढ़ लिख के डिग्री लेके आते हैं कि अगर हमें कोई नेता भी हमें दबाव बनाएगा या इलीगल काम के लिए बोलेगा, तो भारत का संविधान उन्हें बताता है कि आप किसी के कंट्रोल में नहीं हो। ये नेता 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आएंगे और जाएंगे, लेकिन आप इस ड्यूटी पर बरकरार रहेंगे। तो उसकी जो शपथ लेके आते हैं संविधान की, उसकी गरिमा को बचाने के लिए उनको संविधान के रूप से कार्य करना चाहिए, न कि किसी के दबाव में। तो ये सारा जो चल रहा है ये सब गलत है। अब इसमें पुलिस को भी संज्ञान लेते हुए तुरंत राजा साहब, मतलब आप देखिए, वही तो मैं ताज्जुब कर रहा हूँ, आपने लोगों को मुरीद कर दिया, ऐसा क्या जादू कर दिया है? बाबा इनका मुरीद करना है। हाँ। देखिए पीछे देखिए ना, तो एक आप सामाजिक न्याय की भी लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों को लड़ाई आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ। देख लीजिए आप, ध्यान से दिखाइए कैमरे से, इनकी लड़ाई आगे बढ़ा साहब की बहुत सारी फोटो और इसके आसपास इन्होंने जो लड़ाई शुरू की है उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये लड़ाई वो लड़ाई है जो बाबा साहब ने मनुस्मृति जला के भारत का संविधान लाया था। यह संविधान वो है जो कि दुनिया के सारे धर्म जो हैं उसकी जो अच्छी चीजें हैं सोशल रिफॉर्म की, वो इस संविधान में बाबा साहब ने लाई हैं। इसीलिए सभी धर्मों के मानने वाले बाबा साहब के संविधान के अंडर रह के काम करना चाहते हैं। दुख की बात यह है कि लोगों को संविधान की ताकत ही नहीं पता आज तक। संविधान में क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं, क्या क्या ताकत मौजूद है, उसका आज तक प्रयोग ही नहीं हुआ है। संविधान का मुरीद देखिए बाबा साहब का और संविधान का हर वो व्यक्ति मुरीद हो जाएगा जो उनको थोड़ा पढ़ लेगा और जो थोड़ा बहादुर होगा और ईमानदार। कट्टरवादी, मनुवादी ये बात मानने को तैयार नहीं है, ना तो उन्हें मूल अधिकारों का कोई ज्ञान है 12 to 35, ना तो DPSP का कोई ज्ञान है, और ये बेसिक्स होनी चाहिए। प्रस्तावना का कोई ज्ञान नहीं है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये सब पढ़ाएगा कौन? ये शिक्षा क्यों नहीं लोगों को मिल पा रही? लोग अधूरे ज्ञान से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं देश। जब मनुस्मृति को लागू कराने का RSS का एजेंडा ही है और उनकी सरकार आ गई है, तो बाबा साहब को और संविधान को क्यों पढ़ाएंगे? उससे तो दूर ले जाएंगे लोगों को। लेकिन हम लोगों की ताकत है भारत का संविधान, हम लोगों की ताकत है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके मानने वाले। आप देखेंगे ये सब लोग बहुत जल्दी जेल जाएंगे। इसलिए मैं जो नौजवान जो ये सब काम भी कर रहे हैं, जेल में डालेगा कौन? बड़ा सवाल। 40 साल तक बीजेपी रहेगी। हमने देखिए जो सबसे मुश्किल काम था, ठीक है, बीजेपी की सरकार है, अमित शाह साहब, हमारा ऐसा आरोप है कि उन्होंने कपिल मिश्रा को भेज के दिल्ली दंगों नहीं, दिल्ली के जो मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाएं बैठी थी उन पे हमले कराए। फिर भी RSS के 3 दर्जन से ज़्यादा लोग तो हमारे ऑफिस से, हमारे क्लाइंट्स की वजह से अरेस्ट हुए हैं, बड़े बड़े ऑफिस बेयरर्स। तो इसी संविधान में, यही तो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। आज जो आपने राम स्नेही जी का हाथरस का केस भी देखा, पूरी
पूरा माहौल इकोसिस्टम खिलाफ है, फिर भी भारत के संविधान में इतनी ताकत है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, थोड़े एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, संविधान में इतनी ताकत है कि फिर भी न्याय मिलेगा। तो क्या प्राचा जी जुनैद नासिर का केस हैंडल करेंगे अगर मौका मिले, या कोशिश कोई प्रयास करे यहाँ तक पहुँचने के लिए, या खुद स्वतः संज्ञान लेते हैं? 100% कोई भी मजलूम होगा तो हम उसके लिए खड़े होते हैं। आप आके हमारे ऑफिस में बैठना शुरू कीजिए। जो लोग मुझे, रहिए राजेश जी मुझे जानते थे क्या? इन्होंने सिर्फ एक फ़ोन किया, कहीं से मेरा पता लगा, आए और आज देख रहे हैं आप। ये मेरा फ़र्ज़ है। जो बाबा साहब ने हमें एक देश को मजबूत करने के लिए एक संविधान दिया है, ताकत दी है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि उस काम को आगे बढ़ाएं। अगर हम सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, मुंह दिखाने के लिए तो केजरीवाल साहब ने भी इतनी बड़ी बड़ी फ़ोटो लगा रखी है, और मुंह दिखाने के लिए तो जो हमारे मोदी जी हैं वो स्वयं बाबा साहब के लिए इतने अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं, लेकिन उनकी बातों पे अमल करना अम्बेडकरवाद है। सिर्फ बाबा साहब की फ़ोटो लगा के उसको भुनाना, उससे फ़ायदा उठाना अम्बेडकरवाद नहीं। यानी सिद्धांत में कुछ और है, व्यवहार में कुछ और है। तो क्या मैं देश के लोगों से कह सकता हूँ प्राचा साहब कि अगर कोई मजलूम है, कोई पीड़ित है, या कोई इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो प्राचा साहब का दरवाज़ा खुला है, खटखटाइए, यहाँ इंसाफ मिलेगा। मैं बस एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। मैं एक बड़े बुजुर्ग हैं हमारे जो हमें काफ़ी गाइड करते हैं, उनका कहना था जब जब जिस चीज़ को ज़्यादा दबाया जाएगा ना, वो उतनी ही तेज़ी से बाहर आएगी। अभी जिस तरीके से ये मुस्लिमों हो, चाहे SC/ST के लोग हो, जितना भी उत्पीड़न कर रहे हैं, तो मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ, करो। क्योंकि वो जो बाबा साहब का जो मिशन था ना, वो भूल गए हैं। और अभी भी जो इनको मजबूती मिल रही है, अभी भी वही SC/ST OBC के वो लोग हैं जो बाबा साहब के आइडियोलॉजी पे नहीं चल रहे हैं, और वो एक भ्रम में है। वो अभी भी उनको ताकत दे रहे हैं। नहीं तो ये 15% की जो बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल फुस्सी बम की तरह है। मोनू मानेसर के बारे में आपका क्या ख्याल है? हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, छतरपुर गढ़ा एक गांव है, वहाँ पर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री हैं। जी देखिए, हिंदू राष्ट्र तो खैर बिल्कुल भी बन नहीं सकता। ठीक है, पहले बाबा साहब पढ़े लिख के जब विदेश से आए थे, अकेले ही उन्होंने इस देश में संविधान इम्प्लीमेंट कराया और सबको उस दायरे में बांध दिया। अभी तो बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर चलने वाले महमूद पराचा जैसे सर हैं, हम जैसे सोशल वर्कर हैं, और पता नहीं कितने लोग हैं। और इतना आसान नहीं है। आसान क्या, मतलब नामुमकिन है। चाहे कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। आज मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ नोटिस की है, जब आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आए थे, कहा गया हिंदू राष्ट्र नहीं, अब इसको 2025 तक बौद्ध राष्ट्र बनाया जाएगा, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है। 2500 साल पहले का जो सपना था, जो मौर्य काल में था, और जो मौर्योत्तर काल में जो पुष्यमित्र शुंग जैसे लोग आए और उसको ख़त्म किया, बुद्ध की धरती को थोड़ा सा उसको तोड़ा मरोड़ा और मनुवादियों की सोच को डेवलप किया। अब फिर से 2500 साल पहले का सपना पूरा होगा। बुद्ध की जो बुद्ध की आइडियोलॉजी थी, उसी हिसाब से तो भारत का संविधान बाबा साहब ने बनाया है। इस्लाम की जो आइडियोलॉजी थी, जो क्रिश्चियनिटी की आइडियोलॉजी थी, जो जुडाइज़म की आइडियोलॉजी थी, जो सिखिज़म की आइडियोलॉजी, लिंगायत धर्म की है, जो कबीर, रविदास, जितने हमारे संत गुजरे हैं, वो क्या कहते थे? सब बराबर हैं, सब मनुष्य बराबर हैं, सबके साथ इंसाफ होगा। यही तो बुद्ध धर्म भी कहता है। वही तो बाबा साहब ने ऑलरेडी बना दिया है। अब उसको हम अमल नहीं कर पा रहे, ये हमारी कमी है। अम्बेडकरवादियों की कमी मैं सबसे बड़ी मानता हूँ, बाकी लोगों की भी कमी है, लेकिन अम्बेडकरवादियों की ये सबसे बड़ी कमी है कि इतना अच्छा एक जो डॉक्यूमेंट बाबा साहब ने, और कोई आसान काम नहीं था ये इस तरीके से ये संविधान बनाना। मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलके पूरी मनुवाद की ताकत का मुकाबला करके इतना अच्छा संविधान दे पाना, ये अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा मिरेकल यानी कि चमत्कार है। बहुत बड़ी धरोहर भी है, लेकिन इस धरोहर को आप बरकरार कैसे रखेंगे? बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने है। ना तो आर्टिकल 14 ज़मीन पर उतरा है, ना तो 15 उतरा है। लिंग के नाम पर, जाति के नाम पर हिंसा हो रही, जातिवाद फैल रहा है, समानता का अधिकार छिन रहा है। बाबा साहब ने ये सब सोच के ही बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार सबको दिया था ना। एक वोट का अधिकार ये सबके पास, पूरे देश को बराबर का मालिक बनाया था। हर एक नागरिक इस देश का बराबर का मालिक बनाया था। क्या अब ये धरातल पर है इस समय 2023 में? कानून तो यही है ना। मिसाल नज़ीर ये है, उसकी अवहेलना हो रही है। जो अडानी जी बन रहे हैं, जो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा देश का है, अडानी जी का है। ये मुद्दा वो ठंडा पड़ चुका है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, उससे हम नहीं भटकेंगे। अडानी और अमित शाह साहब, ये अमित शाह साहब का पैसा है जो अडानी जी के पास है, इससे हम भटकेंगे नहीं। उसके लिए भी कार्रवाई जारी है। अडानी की वजह से ही ये सब जो भटकाई हो रही है, यही उनका मूल मंत्र है। यही है कि पूरे देश का पैसा लूट कर अडानी, अंबानी और अमित शाह साहब अपने घर पे ले जाएं। तो ये है महमूद प्रचा साहब, जिन्होंने देश के ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से मुखर होकर अपनी बात रखी।
प्राचा साहब से आप कितने सहमत हैं, अपनी राय दीजिएगा ज़रूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।